हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक और फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई और इसमें यह कहा गया कि जो रीसेंट यूएस जापान का करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन है इन ऑर्डर टू स्टॉप द डेप्रिसिएशन ऑफ जापानीज येन, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट इंडियन मार्केट। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और किसी भी इकोनॉमी स्टूडेंट के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए understanding this particular development, that how a stronger Japanese yen affects Indian financial market, is something which everyone should obviously know. और क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में इस न्यूज को डिटेल में कवर किया गया है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड न्यूज from our examination perspective in a simple way. So, आज friends, I'm going to discuss in this particular session A, what US and Japan have did, B, why it was necessary to protect Japanese yen, why it was depreciating so much, and how it was affecting Japan. And third, I will try to understand, or I will try to explain how does all of that affects the Indian equity market or Indian financial market. And lastly, on this entire discussion, at the end, we are going to solve a यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन। बट सबसे पहले न्यूज क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यूएस और जापान ने कंफर्म किया है दैट दे आर गोइंग टू इंटरवीन इन द करेंसी मार्केट। वो जापानीज करेंसी मार्केट में इंटरवीन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू इंटरवीन कलेक्टिवली, दोनों एक साथ इंटरवीन करेंगे बिकॉज समथिंग इज एट स्टेक्स फॉर बोथ द कंट्री। और ये दोनों कंट्री एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से जापानीज करेंसी मार्केट में इंटरवीन करेंगे एंड द पर्पस इज टू रिड्यूस दिस एक्सेसिव वोलेटिलिटी इन द जापानीज येन। और जब से ये खबर आई है दैट दीज कंट्रीज आर गोइंग टू डू दैट, it has ringed potential alarm bells for the Indian market, because आपको मैंने अभी यहां पे जस्ट बताया that a stronger Japanese yen affects Indian market. Now, how does it affect? Whether it affects in a good manner or whether it again creates trouble for Indian markets, that is something which we are going to discuss in this particular video. But इस particular graph में आप देख सकते हैं कि जो Japanese yen है वो लगातार डेप्रिशिएट कर रही थी, which means the value of dollar was कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू जापानीज येन। और $1 की वैल्यू आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट जो है ये थोड़ी सी डिप हुई है बैक टू 156.74, पर आप देख सकते हैं लगातार डॉलर वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड द जापानीज येन वॉज डेप्रिशिएटिंग। इनफैक्ट हालत यहां इतनी खराब हो गई थी दैट द जापानीज येन it stepped down to, or it slipped to its 40-year low, मतलब 40 साल के सबसे अपने नीचे के लेवल पे पहुंच चुकी थी जापानीज येन। और उसके बाद जब ये यूएस और जापान दोनों करेंसी मार्केट में इंटरवीन किए, सो देयर यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, जहां पे जापानीज येन में एक अचानक एप्रिसिएशन देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दैट इट इज अ सिग्नल ऑफ फ्रेंडशिप। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा दे हैव अ वीकनिंग येन एंड दे वांटेड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर जापान। तो यूएस ने जापान के साथ मिलके इस पर्टिकुलर चीज को, जो जापानीज येन में एक मैसिव डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा था, तो दोनों ने मिलके इसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक करने का प्रयास किया है। क्या ये आने वाले समय में Japanese yen is going to stay over here, or again it's going to further depreciate? That time will only say. But as of now, that 40-year low पे Japanese yen का पहुंचना, that was something which was creating problem for Japan. अब आखिरकार जापान ने अपने करेंसी येन को स्ट्रेंथन कैसे किया? देखिए, जापान जो है इसके पास अपने फॉरेक्स रिजर्व में यूएस बॉन्ड्स है। जैसे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी भी है, गोल्ड भी है, और हमारे पास यूएस के बॉन्ड्स भी हैं, और भी कुछ कुछ हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, आरटीपी है। जापान की जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें प्राइमरली दे हैव यूएस बॉन्ड्स, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड होते हैं। अब किसी भी कंट्री को अपने करेंसी
रेट को मैनेज अगर करना है, देन दैट कंट्री हैज टू इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट। जैसे इंडिया में भी आपको पता है आरबीआई जो है वो एक्सेसिव वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है। तो किसी भी कंट्री को अगर अपने करेंसी के वोलेटिलिटी, जब करेंसी बहुत तेज रेट से अप्रिशिएट करे या बहुत तेज रेट से डेप्रिशिएट करे, उस समय अपने करेंसी को प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना, ये किसी भी कंट्री के लिए जरूरी हो जाता है। तो जापान को भी अपने करेंसी को बचाने के लिए फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करना था। और फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके जापान अपने येन को कैसे प्रोटेक्ट करता? तो जापान क्या करता कि वो डॉलर को सेल करता फॉरेक्स मार्केट में और जापानीज येन को खरीद लेता, राइट? So this is how the Central Bank of Japan forex market में इंटरवीन करके they would have sold dollar and they have bought yen। तो येन को खरीदने से क्या होता है, येन की डिमांड बढ़ जाती फॉरेक्स मार्केट में और डॉलर की सप्लाई फॉरेक्स मार्केट में बढ़ जाती। सो वेन एवर समथिंग सप्लाई इंक्रीजेस एंड समथिंग्स डिमांड इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली येन की जो वैल्यू है एज कंपेयर टू डॉलर वो इंक्रीज होता, वो उसमें एक तेजी देखने को मिलता। सो दिस इज हाउ किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है। और इंटरवीन करने के लिए वो जनरली डॉलर सेल करके अपने लोकल करेंसी को डिमांड करती है, जिससे लोकल करेंसी का डिमांड जो है वो फॉरेक्स मार्केट में बढ़ जाता है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। एंड एट द एंड एक्सचेंज रेट जो है किसी भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिमांड सप्लाई पे ही तय होता है। याद रखिएगा, कंट्री लाइक कुवैट जो हो गए वो तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वहां पे तो ये सब सवाल ही नहीं है। वहां पे तो सेंट्रल बैंक जो है वहां की कंट्री की वो आर्टिफिशियली फिक्स करती है कि $1 विल बी हाउ मच। बट किसी भी फ्लोटिंग कंट्री में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वाले कंट्री में, द एक्सचेंज रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। Central bank does not artificially fix what that exchange rate has to be, because that exchange rate is solely decided by the dynamics of forex market। कि फॉरेक्स मार्केट में आपकी करेंसी का डिमांड सप्लाई कैसा है, उस पे ये तय होता है कि एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या होगी। जैसे जापान में भी है, इंडिया में भी है। तो इसीलिए जापान में भी जो एक्सचेंज रेट है वो पूरी तरीके से फॉरेक्स मार्केट पे तय होता है। इसीलिए अगर आपको अपने करेंसी को स्टेबलाइज करना है तो आपको फॉरेक्स मार्केट में क्या चल रहा है उसको ठीक करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो तो आपको अपने करेंसी के डिमांड को फॉरेक्स मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा, राइट? सो यही जापान भी करना चाह रहा था, बट द प्रॉब्लम इज दैट जापानीज गवर्नमेंट और द जापानीज सेंट्रल बैंक, दे डू नॉट हैव यूएस डॉलर। उनके पास यूएस डॉलर नहीं है। अनलाइक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में जहां पे वी हैव द फॉरेन करेंसी एसेट्स, द जापानीज पीपल, द जापानीज गवर्नमेंट, दे डिड नॉट हैव यूएस डॉलर। तो उनको पहली बात तो यूएस डॉलर चाहिए था, बिकॉज इफ दे डू नॉट हैव यूएस डॉलर, हाउ दे कैन इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट? सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, कहां से ये डॉलर लाए? सो द बेस्ट थिंग फॉर जापान इज कि इस यूएस बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच दो। ये यूएस की जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, जो यूएस ट्रेजरीज हैं, उनको सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं, बिकॉज ये बॉन्ड्स जो है ये डॉलर डिनोमिनेटेड है। एंड इफ यू सेल दिस बॉन्ड्स इन द सेकेंडरी मार्केट, जापान विल गेट डॉलर एंड देन यू कैन यूज दिस डॉलर टू सेल दैट डॉलर इन द फॉरेक्स मार्केट टू बाई ये। सो दैट इज वाई जापान के लिए अगर फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करना था, so they have this only option to sell the US Treasury securities, the US government bonds। और एज पर द रॉयटर्स रिपोर्ट, जापान ने लगभग $59 बिलियन का जो यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज है उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा, जिससे उनको $59 बिलियन कैश आया। देन दे यूज दैट कैश to intervene in the forex market, where they sold that $59 बिलियन and buy the Japanese yen in the forex market, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जापानीज येन में एक तरीके का एप्रिसिएशन देखने को मिला है। मतलब द वैल्यू ऑफ डॉलर हैज कम डाउन एंड द वैल्यू ऑफ जापानीज येन हैव बेसिकली इंक्रीज। अब देखिए जापान क्यों इतने पैनिक में था, जापान के साथ क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज देखिए, जब भी आपकी करेंसी जो है ये बहुत डेप्रिशिएट कर जाती है तो इट इज गुड, बिकॉज इट हेल्प्स योर एक्सपोर्ट टू बिकम कॉम्पिटिटिव। इससे किसी भी देश की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आपका जो इंपोर्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, योर इंपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव। और जापान जो है उसके लिए अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बिकॉज जापान इंपोर्ट्स ऑयल, जापान इंपोर्ट्स गैस, जापान इंपोर्ट्स फूड। तो ये सभी चीजें एक्सपेंसिव हो जा रहे थे जापान में, और इसी को हम लोग कहते हैं, आपको पता होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। Imported inflation. So whenever you have inflation in your country, and the reason why you have inflation in the country is coming, or it is something related to expensive import,
दैट इन्फ्लेशन इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो जापान की कंट्री में यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसिव इंपोर्ट, बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन ऑफ जापानीज येन। और इसी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से जो लिविंग कॉस्ट है उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला था। एंड यू नो जापान इज अ ओल्ड एज कंट्री एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दोज पीपल फ्रॉम दिस इन्फ्लेशनरी शॉक, and that is why Japan was in a compulsion to intervene in the forex market. अब सवाल आता है कि फ्रेंड्स यूएस का इसमें क्या इंटरेस्ट था, मतलब यूएस क्यों कह रहा है दैट दे हैव हेल्प जापान, और व्हाई यूएस एंड जापान हैव। अब जापान के पास तो अपना यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज था, यूएस का ट्रेजरी सिक्योरिटीज जापान ने बेच दिया, पैसे ले लिया, इंटरवीन किया। सो व्हाई जापान डिड दिस इन कोऑर्डिनेशन विद अमेरिकन्स, और व्हाट वाज एट स्टेक फॉर अमेरिकन्स। तो इसका रीजन आपको शायद पता होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आपने जाके 3 दिन पहले की ये वीडियो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि उदय कोटक की वार्निंग आई है दैट यूएस में जो गवर्नमेंट बॉन्ड की ईल्ड है, जो वहां की ये गवर्नमेंट बॉन्ड से उनकी जो ईल्ड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड 4.7% पे पहुंच चुका है, और 30 ईयर का बॉन्ड यील्ड 5.2% पे पहुंच चुका है। और जितना ज्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ता है उतना ही ज्यादा आपकी बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ती है। So if US wants to borrow money, then obviously if US wants to borrow money, US have to issue government bonds, और उस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो कूपन रेट होगा वो इस यील्ड रेट से ज्यादा होगा, नहीं तो कोई उस बॉन्ड को खरीदेगा नहीं। सो इसलिए वेनेवर यूएस या किसी भी देश के लिए, तो हर के लिए कॉमन है, इंडिया के लिए भी कॉमन है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बोरोइंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसलिए तो आरबीआई इंटरवीन करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में यील्ड को स्मूदन डाउन करने के लिए। तो ये यील्ड मार्केट जो है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यूएस में क्या हो रहा था कि यूएस में अब आप देखिए कि यहां पे जापान ने कहा कि मैं $59 बिलियन का यूएस बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा। इससे आप समझिए प्रॉब्लम क्या होता। क्या यूएस बॉन्ड्स को अगर जापान यूएस बॉन्ड्स को जब जापान बेच रहा था सेकेंडरी मार्केट में, तो इन बॉन्ड की सप्लाई सेकेंडरी मार्केट में क्या हो जाती, बढ़ जाती, जिसकी वजह से यूएस बॉन्ड्स की प्राइस क्या हो जाती, घट जाती। और जब यूएस बॉन्ड्स की प्राइस घट जाती तो बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, तो यूएस बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाता, बढ़ जाता। So this is what could have happened. That if Japan, who wants to protect its currency, they would have intervened in the secondary market, वहां पे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को वो बेचते, उससे क्या होता है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ती, प्राइस कम होता, ईल्ड बढ़ता। तो ये जो जापान के एक्शन की वजह से ईल्ड बढ़ता, क्या ये यूएस के लिए एक्सेप्टेबल था? नहीं, बिकॉज यूएस में ऑलरेडी ईल्ड काफी बढ़े हुए हैं, यूएस में ऑलरेडी ईल्ड काफी बढ़े हुए हैं, और अगर अचानक ईल्ड और जंप करता, yield और एलिवेट होता, तो दैट वुड हैव क्रिएटेड पैनिक अमंग द इन्वेस्टर्स जिन्होंने यूएस बॉन्ड्स को खरीद रखा है। बिकॉज देखिए जब बॉन्ड की प्राइस कम हो रही है और आपके पास बॉन्ड है, तो आपको क्या लगेगा, यू विल नॉट बी फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। तो आपको लगेगा शायद यूएस बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी अपने बॉन्ड को बेच दूं। इससे दैट वुड हैव लेड टू स्पेक्यूलेटिव अटैक ऑन द यूएस बॉन्ड्स। So that's why it was very important to calm down the investors. It was very important for Americans to give a message to the people who has American bonds कि देखिए कोई पैनिक करने की बात नहीं है. It is just that Japan is selling bond to intervene in the forex market to stop its depreciation in yen, और कोई रीजन नहीं है, राइट। अदरवाइज अगर अमेरिका इस चीज को पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड एक्शन जापान के साथ नहीं लेता, जापान इसको अपने तरीके से करता, तो ऑब्वियसली इससे सेंटिमेंट जो है यूएस बॉन्ड्स के प्रति ये खराब होता, दैट व्हाई द हेल जापान इज सेलिंग सो मच ऑफ बॉन्ड्स, राइट। सो दैट वुड हैव नॉट गिवन अ मैसेज, और उसके बाद पैनिक अटैक होता बाकी इन्वेस्टर्स में, एंड दैट वुड हैव लेड टू मैसिव सेल ऑफ इन यूएस बॉन्ड्स इन द सेकेंडरी मार्केट। इसीलिए यूएस को जापान के साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन करना था, सो दैट जापान के पास डॉलर आए, जिससे वो अपने रुपी को जिससे वो अपने येन को डेप्रिशिएट होने से रोके, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स यूएस ट्रेजरीज को खरीद रखे हैं उनके मन में भी पैनिक ना आए, उनके स्पेक्यूलेटिव अटैक का स्पेक्यूलेटिव अटैक ना हो। इसीलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस टू डू अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन विद जापान, और ये क्लियरली बताता है कि हाउ करेंसी मार्केट इज आल्सो लिंक्ड टू द
बॉन्ड मार्केट। अब देखिए यूएस क्यों यील्ड को नहीं बढ़ने देना चाहता है, इसका मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बताया है, बट मैं फिर इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर जापान इस तरीके से बॉन्ड्स को बेच रहा था, तो यूएस की यील्ड जो पहले से बढ़ी हुई है ये और बढ़ जाती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम समझिए कि इस समय यूएस की जो डेप्ट है वो लगभग $40 ट्रिलियन है। $40 ट्रिलियन का जो जापान अमेरिका का डेप्ट है। अब बिकॉज ऑफ दिस मैसिव 40 ट्रिलियन डेप्ट, हर साल एवरी ईयर यूएस को एग्जिस्टिंग डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, जो उसके पुराने कर्ज हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, और जो पुराने बॉन्ड्स हैं जो मैच्योर हो जाते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी देना होता है, राइट। और प्रिंसिपल अमाउंट कहां से देगा, तो यूएस की गवर्नमेंट नई बॉन्ड्स को इश्यू करके फिर से पैसे रेज करती है। एडिशनली इट रेजेस फ्रेश मनी इन ऑर्डर टू रीपे इट्स ओल्ड मनी, जिसको रीफाइनेंसिंग कहते हैं फाइनेंशियल टर्म में। तो इस तरीके से यूएस जो है वो अपने डेप्ट को मैनेज करती है। अगर यील्ड जो है वो और बढ़ता, तो यूएस का जो एडिशनल जो फ्रेश बॉन्ड्स इशू करके जो एडिशनल बॉन्डिंग यूएस करता, that would have significantly increased. So higher bond yield represents higher government borrowing cost, and that's why US wanted to stabilize US treasury bond yield. Otherwise US के जो additional cost of borrowing है that would have significantly increased. इसके साथ साथ जापान ने यह भी कहा है कि वो शायद अपने आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज जापान में जो इन्फ्लेशन की टारगेट है 2% है, उससे ज्यादा है। तो इससे खबर से कि जापान आने वाले समय में अपने इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएगा, इससे क्या होता है आपकी फर्दर जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करती है। ये याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में पढ़िएगा। व्हेनेवर अ कंट्री रेजेस इट्स इंटरेस्ट रेट, देन ऑब्वियसली फॉरेन कैपिटल कम बैक्स टू दैट कंट्री, उससे आपकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करती है। अब इससे देखिए भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या है, क्योंकि अगर जापान की करेंसी येन स्ट्रॉन्गर होती है, तो इससे एक सिंगल इंपैक्ट है कि इंडिया में जो बाहर का पैसा है वो विथड्रॉ होगा। फॉरेन मनी विल आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया में लगातार पिछले कई समय से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे को निकाल रहे हैं। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विच अगेन माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया, कि जितना ज्यादा जापान की करेंसी जो है वो स्ट्रांग होती है, उतना ज्यादा इंडिया के लिए प्रॉब्लम होता है। अब ये क्यों है, इसके लिए आपको कैरी ट्रेड समझना पड़ेगा। देखिए कैरी ट्रेड क्या है, कि अगर आप आज जापान से पैसे लेते हैं, बोरो करते हैं किसी जापान में बैंक में जाके, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, लेट्स से 0.5% का है। अगर आप इंडिया में बोरो करते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट देना है। देन इट मेक्स सेंस फॉर समवन टू इन्वेस्ट टू टेक मनी फ्रॉम जापान। तो आप क्या करो, जापान के किसी बैंक से पैसे ले लो। कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, 0.5%, और वो पैसा लाके इंडिया के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, राइट। इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो, जहां पे आपको लगभग 12% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। तो आपने पैसे रेज किया 0.5% पे, और आपको रिटर्न मिल रहा है 12%, विच मींस द टोटल नेट रिटर्न विच यू आर गोइंग टू रिसीव इज 11.5%। दिस एग्जैक्टली इज नोन एज कैरी ट्रेड, जहां पे इन्वेस्टर्स जो हैं दे बोरो चीप मनी फ्रॉम अ कंट्री जहां पे इंटरेस्ट रेट काफी कम है, टू इन्वेस्ट इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जहां पे रिटर्न ज्यादा है। तो इसी को कैरी ट्रेड कहते हैं, जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के लॉजिक पे किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि अगर, क्योंकि आपने देखिए आप जापान से पैसा लेके कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया में, तो आप जापान से क्या लिए होगे, येन, येन को इन्वेस्ट इंडिया में किए होगे तो रुपी में। लेकिन जब जापान की बैंक को आपको ये पैसे रिटर्न करने होंगे, तो अगेन आपको रुपी को कन्वर्ट किस में करना होगा, येन में। अगर येन अप्रिशिएट कर जाती है, तो अब आपको रुपी को कन्वर्ट करके येन खरीदना ये मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट। इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा येन स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ज्यादा योर प्रॉफिट विल कम डाउन, एंड हेंस इट डज नॉट मेक सेंस, और इस पर्टिकुलर कैरी ट्रेड की जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। एंड वेन दिस हैपन, वेन एवर द येन स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग शार्पली, मेनी इन्वेस्टर्स अनवाइंड द कैरी ट्रेड, वो कैरी ट्रेड को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। सो इफ इन्वेस्टर्स आर एज्यूमिंग कि येन आने वाले समय में और स्ट्रांग होगा, तो ये और ज्यादा इन्वेस्टर्स को इंडिया से बाहर निकाल सकता है।
अब फ्रेंड्स ये दो यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने दिया है। सबसे पहले द टर्म कैरी ट्रेड, और यहां पे विच इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस इफ द जापानीज येन अप्रिशिएट शार्पली व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया थ्रू द येन कैरी ट्रेड। आप इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, मैं चेक करूंगा आपके आंसर्स क्या है, एंड देन फाइनली आई विल पोस्ट द आंसर इन दोनों क्वेश्चंस का इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।